Good morning, students. I hope you all are healthy and are learning something new every day. Students, आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अलावा जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो दूसरे ग्रह हैं, क्या वहाँ पे भी लोग रहते होंगे? अगर रहते होंगे तो वो लोग कैसे दिखते होंगे? आपने कभी यूएफओ या उड़न तश्तरी के बारे में सुना होगा? तो हमारा आज का जो चैप्टर है क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है एन एलियन हैंड। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही दूसरे ग्रह के बारे में कुछ जानेंगे। स्टूडेंट्स, एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन जो हमारे यहाँ का ना हो, जो किसी दूसरे ग्रह का हो। तो आइए चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जिसे हम पहले पढ़ लेते हैं। Have you heard of the Viking mission on Mars? The National Aeronautics and Space Administration's NASA Viking mission to Mars was composed of two spacecrafts, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. Viking 1 was launched on 20th August 1975 and arrived at Mars on 19th June 1976. Viking 2 was launched on 9th September 1975 and entered Mars orbit on 7th August 1976. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. तो क्या तुमने मंगल ग्रह को जाने वाले वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? स्टूडेंट्स, वाइकिंग मिशन जो था ये द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जो कि यूएसए सरकार या अमेरिकी सरकार की शाखा है और वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों व संशोधन के लिए जिम्मेदार है। तो ये वाइकिंग मिशन जो था ये नासा का अभियान था और इस वाइकिंग अभियान में 2 अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट्स थे। दोनों ही में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था। ठीक है, ये इनके 2 पार्ट्स थे, ऑर्बिटर और एक लैंडर। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स में ये दोनों चीज़ें थी और इनका काम था मंगल ग्रह की सतह के चित्र और मिट्टी के नमूने लेना, ताकि मंगल ग्रह में या मार्स में जीवन है या नहीं ये पता लगाया जा सके। तो वाइकिंग 1 जो था ये 20 अगस्त 1975 में छोड़ा गया और वो 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पहुंचा, जबकि वाइकिंग 2 जो था वो 9 सितंबर 1975 को छोड़ा गया और वह मंगल पे 7 अगस्त 1976 को पहुंचा।
फोटो व वैज्ञानिक आंकड़े लेने के अलावा जो दोनों लैंडर्स थे उन्होंने उस ग्रह पे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के 3 प्रयोग भी किए ताकि ये पता चल सके कि वहाँ पे जीवन है या नहीं। लेकिन किसी भी जीव का प्रमाण अब तक वहाँ नहीं मिल पाया है। आइए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. तो टिल्लू और उसके माता पिता किसी ग्रह की सतह के नीचे रहते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं। beneath का मतलब नीचे, कृत्रिम स्थितियों में, मतलब जैसे हमारा जो जैसे हम लोग रहते हैं, सूरज उगता है ना, जिसके साथ दिन होता है, फिर जब वो डूब जाता है तो रात हो जाती है, हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। ये नेचुरल कंडीशंस हैं और वो लोग सतह के नीचे रहते थे आर्टिफिशियल कंडीशंस के साथ। Tillu has heard and read about the sun and the stars. He has never seen them. टिल्लू जो है उसने सूरज और तारों के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं। क्या आप ऐसा कभी इमेजिन कर सकते हैं? किसी दिन सूरज ना हो, तारे ना हो, कैसा लगेगा हमें? तो वो पढ़ रहा है लेकिन उसने कभी उन्हें देखा नहीं है। Tillu's father goes to work through a secret passage and Tillu wants to know all about it. टिल्लू के जो पिता हैं वो एक गुप्त रास्ते से काम पे जाते हैं और टिल्लू उस रास्ते के बारे में सब जानना चाहता है। चलिए अब हम मेन चैप्टर पे आते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। टिल्लू, how often have you been told not to go that way? But why does Daddy go there every day? Because that's his job, Tillu. That way was an underground passage. Tillu's father went every day for work along that passage, and every day he came back from that direction. What lay at the end of that forbidden route? Not only Tillu, but a great majority of the community would have liked to know. Tillu's father was one of the select few permitted to go that way. The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. तो चैप्टर की शुरुआत में टिल्लू की जो माँ है वो उसे थोड़ा डांट रही है कि तुम्हें कितनी बार बोला गया है कि उस रास्ते पे नहीं जाना है। तो टिल्लू पूछता है लेकिन डैडी तो रोज़ वहाँ से जाते हैं। तो माँ बोलती है कि क्योंकि वो उनका काम है। तो वो दैट वे यानी वो जो रास्ता है वो एक अंडरग्राउंड रास्ता है, एक गुप्त रास्ता है जिससे टिल्लू के पिता जो हैं वो रोज़ाना काम पे आते जाते थे। टिल्लू ही नहीं, उसके समुदाय के और लोग भी जानना चाहते थे कि वो रास्ता आखिर जाता कहाँ है, लेकिन बहुत ही चुने हुए लोगों को उस रास्ते से जाने की इजाज़त थी, जैसे कि टिल्लू के पिता। टिल्लू जब कभी भी उस रास्ते पे जाने की ज़िद करता तो उसकी माँ उसे इसी तरह डांट देती थी। Today, however, was different.
Tillu's father was enjoying a siesta at home, and Tillu managed to get hold of his security card. Then, evading his watchful mother's eye, Tillu made his way to the forbidden passage. तो एक दिन टिल्लू के पिता जब दोपहर के भोजन के बाद सो रहे थे, सिएस्ता का मतलब होता है स्टूडेंट्स दोपहर के भोजन के बाद जो थोड़ी देर विश्राम किया जाता है, नींद ली जाती है, उसको सिएस्टा कहते हैं। तो टिल्लू के पिता भोजन के बाद विश्राम कर रहे थे और टिल्लू ने चुपके से अपने पिता का सिक्योरिटी कार्ड जो था वो ले लिया और अपनी माँ की नज़रों से बचते हुए वो उसी रास्ते पे चल पड़ा जहाँ से उसके पिता रोज़ काम पे आते जाते थे। A metal door barred his entry, but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same, and the door opened noiselessly. A well-lit passage seemed to beckon him. तो टिल्लू जो था वो उस रास्ते पे जा रहा था और कुछ दूर चल के उसे एक मेटल का दरवाज़ा मिला, एक धातु का दरवाज़ा मिला जो बंद था। टिल्लू ने अपने पिता को एक तरीके का मैजिक कार्ड, यानी वो जो सिक्योरिटी कार्ड था, जादुई कार्ड, वो एक स्लॉट यानी एक खांचे के अंदर डालते हुए देखा था। तो उसने भी वही किया। पिता का जो कार्ड वो साथ लेके आया था, उसने उसे जो उसको स्लॉट दिख रहा था उसमें डाला और दरवाज़ा खुल गया बिना आवाज़ किए। और दरवाज़ा खुलने पे उसे एक गलियारा, एक रास्ता दिखा, एक पैसेज दिखा जो उसे बुला रहा था। Snatching the card which had come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. But alas, that wasn't to be. तो टिल्लू ने जब एक स्लॉट से कार्ड डाला तो वो दूसरे स्लॉट से बाहर आ गया और टिल्लू ने उसको झपट के लिया और उस रास्ते पे चल दिया। वो जो रास्ता जो था वो ऐसे एक स्लोप नहीं होता है, ढाल की तरह, वो ऊंचाई की तरफ जा रहा था। यानी टिल्लू और ये लोग तो अंडरग्राउंड रहते थे ना, तो वो रास्ता अंडरग्राउंड से सरफेस की ओर, सतह की ओर ले जा रहा था। तो टिल्लू उस पर चल रहा था और सोचता जा रहा था कि अगर बाहर निकलने पे दिन हुआ तो मैं सूरज देख पाऊँगा और अगर रात हुई तो मैं तारे देख सकूँगा। पर ऐसा होना नहीं था। क्यों? चलिए जानते हैं। Tillu had underestimated the security arrangements. Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder. Gently but firmly, he was escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother. While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. टिल्लू जो थे वो उस रास्ते पे चले जा रहे थे
लेकिन वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करा। उन्हें लगा कि कोई उन्हें रोकेगा नहीं, लेकिन कुछ अदृश्य उपकरणों ने या कैमरों ने उसकी फ़ोटोज़ ले ली और सेंट्रल ब्यूरो को भेज दी। उन फ़ोटो को वहाँ पे चेक किया जा रहा था। टिल्लू थोड़ी दूर चला होगा कि जो सुरक्षा स्टाफ था वहाँ का, उन्होंने उसे रोका और वापस उसके घर ले गए, जहाँ उसकी हैरान, परेशान और गुस्से में भरी हुई माँ उसे मिली। जब वो उसे डांट रही थी तो टिल्लू को वहाँ से मदद मिली जहाँ से उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। चलिए आगे पढ़ के देखते हैं किसने टिल्लू की मदद की। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. If he is properly briefed, he will not do such a thing again. He started to explain. तो वो जो उसे अनएक्सपेक्टेड मदद मिली वो मिली उसके पिता से, जो कि नींद से जाग चुके थे। उन्होंने टिल्लू की माँ से कहा कि मुझे उसको समझाने दो, अगर उसको ढंग से समझाया जाएगा तो वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। Listen, Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe, and where the temperature is so low that you would freeze to death. उसके पिता ने उसे समझाया कि देखो, मैं ऐसी सतह पे काम करता हूँ जहाँ एक सामान्य इंसान जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ हवा बहुत कम है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और वहाँ का तापमान इतना कम है कि इंसान जम जाए और जमने से ही उसकी मृत्यु हो जाए। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? तो टिल्लू ने अपने पिता से पूछा, लेकिन आप फिर वहाँ पे कैसे काम कर लेते हैं? Because I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen. I can keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. What's more, I have been trained to survive and वर्क ऑन द सर्फेस। उसके पिता ने टिल्लू को समझाया कि देखो, मैं तो पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ, मेरे जो कपड़े हैं, जो सूट मैं पहन के जाता हूँ वो भी विशेष है, और जो जूते हैं मेरे वो भी विशेष हैं, वो मुझे जो बर्फ़ है उस पर चलने में मदद करते हैं, और मेरे साथ में ऑक्सीजन भी रहती है जिससे मैं अच्छे से सांस ले सकता हूँ, और ऐसा करने की मुझे ट्रेनिंग भी मिली है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years. But times changed. The very sun which had provided us with sustenance turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. उन्होंने बताया कि एक समय था जब हमारे पूर्वज इस सतह पर सामान्य ढंग से ही जीते थे और कई सालों तक ऐसे जीते रहे, लेकिन फिर समय बदला। सूरज जो सबको जीवन देता था वो कुछ उसमें भी बदलाव हुए, वो विरुद्ध हो गया हमारे। उसने हालांकि अपने को ज़रा सा ही बदला था, लेकिन ये इस ग्रह की प्रकृति बदलने के लिए काफ़ी था। First, the birds became extinct, the animals followed, the fish couldn't bear it anymore either. We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground
under artificial conditions. Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable. But the machines which make this possible must always be in good working condition. Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them. तो उसके पिता ने बताया कि जब सूरज में थोड़ा बदलाव आया तो इस ग्रह की जो प्रकृति थी वो भी बदलने लगी. पहले जो बर्ड्स थी या पक्षी थे वो विलुप्त हुए, दूसरे जानवरों ने उनका अनुसरण किया. धीरे धीरे जो मछलियाँ थीं वो भी मर गईं, लेकिन हम बच गए क्योंकि हमारे पास बेहतर तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी. लेकिन हम लोग भी अंडरग्राउंड रहने पे मजबूर हुए, और वो भी आर्टिफिशियल कंडीशंस में. जो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो थी, उसकी वजह से हमारा जीवन आरामदायक रहा. पर जिन मशीनों से हमारा जीवन संभव हो पा रहा है उन्हें हमेशा अच्छी हालत में रखना होता है. टिल्लू के पिता ने कहा कि मैं उस टीम का सदस्य हूँ जो इन मशीनों की देखभाल करता है और अगर कुछ खराबी हो तो उसकी रिपेयर भी करता है. Daddy, can I join the team when I grow up? Of course, if you want to, said his father. But for that, you must be a good boy and do as your parents tell you. His mothers had, as usual, the last word. तो टिल्लू ने पूछा कि डैडी, क्या मैं बड़ा होकर आपकी इस टीम का सदस्य बन सकता हूँ? पिता ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं. पर उसकी माँ ने कहा कि इसके लिए तुम्हें अच्छा लड़का बनना होगा और जो तुम्हारे माता पिता कहें वो तुम्हें मानना होगा. चलिए, तो यहाँ पे चैप्टर का एक भाग हमारा ख़त्म होता है और हम कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं. देखते हैं हमें कितना समझ में आया. चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. How does Tillu manage to find his way to the forbidden passage? टिल्लू ने उस forbidden passage का रास्ता किस तरह ढूंढा? इसका आंसर है Tillu was curious to find out what lay at the end of that forbidden passage. Full stop. So, one day when his father was enjoying a siesta at home, Tillu managed to get hold of his security card and by evading his watchful mother's eye, he made his way to the forbidden passage. Full stop. टिल्लू जो था वो हमेशा से उत्सुक था ये जानने के लिए कि उस फॉरबिडन पैसेज के अंत में क्या है. तो एक दिन जब उसके पिता सिएस्टा ले रहे थे घर पे, तो टिल्लू ने उनका सिक्योरिटी कार्ड उठा लिया और अपनी माँ की नज़रों से बचते हुए वो चुपचाप उस फॉरबिडन पैसेज पे चल पड़ा. Question 2. What did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? टिल्लू को अपने अंडरग्राउंड घर के ऊपर आकर क्या देखने की उम्मीद थी? इसका उत्तर है Tillu hoped to see the sun if it was day or the stars if it was night once he emerged from his underground home. टिल्लू को उम्मीद थी कि अगर दिन हुआ तो उसे सूरज देखने को मिलेगा और
अगर रात हुई तो वो तारे देख पाएगा। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। Why did Tillu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? टिल्लू के पिता ने उसे ग्रह की सतह पर न जाने की सलाह क्यों दी? वो क्यों चाहते थे कि वो उस सरफेस पे या उस सतह पर ना जाए? इसका उत्तर है, Tillu's father advised him not to try to reach the surface of the planet because an ordinary person could not survive there. Full stop. The air there was too thin to breathe and the temperature was so low that one could freeze to death. Full stop. उसके पिता ने टिल्लू को वहाँ जाने से इसलिए मना किया क्योंकि सतह पर हवा बहुत कम थी और एक आम इंसान वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता था। उसके साथ ही वहाँ का जो तापमान था वो इतना कम था कि कोई भी वहाँ पे जम सकता था और उसकी मृत्यु हो सकती थी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। What changes had occurred which forced people to live in underground homes? ऐसे कौन से बदलाव हुए थे जिनके कारण लोगों को अंडरग्राउंड घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा? People were forced to live in underground homes because the sun, which had provided them with sustenance, had turned hostile. Full stop. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on the planet. Full stop. The birds, animals and the fish all became extinct. Full stop. The superior technology of the people of the planet enabled them to survive, but they were forced to live in underground homes. Full stop. चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। लोग जो थे वो अंडरग्राउंड घरों में रहने के लिए मजबूर इसलिए हुए क्योंकि सूरज में बदलाव आ गया था। वो बदलाव भले ही छोटा सा था लेकिन वो उस प्लैनेट का बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। उस प्लैनेट के बर्ड्स, एनिमल्स और फिश सभी विलुप्त हो गए, लेकिन अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ के जो लोग थे वो बच गए, मगर उन्हें अंडरग्राउंड घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स समझ लेते हैं। सबसे पहले सिएस्टा। सिएस्टा यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है, शॉर्ट रेस्ट और नैप आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद करने वाला विश्राम। फिर है हैबिटेट, शेल्टर और होम यानी आश्रय या घर। तीसरा वर्ड है डिटेक्टेड यानी फाउंड आउट, मिलना। नेक्स्ट वर्ड है एस्कॉर्टेड, इसका मतलब होता है टेकन और लेड, रास्ता दिखाना, किसी को ले जाना। अगला शब्द है ब्रीफ्ड। ब्रीफ्ड का अर्थ होता है टोल्ड और इन्फॉर्म्ड, किसी को बताना या जानकारी देना। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम shows an alien spacecraft.
कंट्रोल रूम में लगे टीवी पे एक दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट दिखा। द क्वेश्चन whether there is life on other planets exercises everybody's mind. हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या दूसरे प्लैनेट पे भी जीवन है। The president of the Central Committee is about to make an important statement. सेंट्रल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो एक ज़रूरी बयान देने वाले हैं। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Next day, when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. People were crowded round the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. तो अगले दिन जब टिल्लू के पिता काम पर गए तो उन्होंने पाया कि कंट्रोल रूम में काफ़ी उत्साह है। सभी लोग बड़े से टीवी स्क्रीन के इर्द गिर्द जमा हो रखे हैं और उस टीवी स्क्रीन पे एक डॉट या एक बिंदु दिख रहा है, बाकी का पूरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ है। It isn't a star, for it's changing its position. Our computer has given a trajectory for this thing. It is heading towards us, the supervisor of the last shift explained. आखिरी शिफ्ट का जो सुपरवाइज़र था उसने समझाया कि ये जो बिंदु हमें दिखाई दे रहा है ये कोई तारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी जगह बदल रहा है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलते। तो सुपरवाइज़र ने कहा कि ये तारा तो नहीं हो सकता। कंप्यूटर ने उसकी ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, रास्ता, वो भी बताया है और ये हमारी ओर ही बढ़ रहा है। A spacecraft? Tillu's father asked. By now, he was joined by his teammates on the new shift. So we think, but it needs watching. टिल्लू के पिता और नई वाली शिफ्ट के उनके बाकी जो टीममेट्स थे, टीम के सदस्य थे, सभी आ चुके थे। उन्होंने भी ये बातें सुनी, उनको भी लगा कि ये स्पेसक्राफ्ट आया है। तो जवाब मिला कि हाँ, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए अब हम अगले पेज पर आते हैं। A spacecraft? Where from? The solar system wasn't known to have any life anywhere else except on their planet. Tillu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. Now, in the days of energy shortage and underground life, they had no space program. They could only watch impotently from their vantage point. Who were these strangers? The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Far from it, it was full to capacity, but the members of the Central Committee were unusually quiet. They knew that the president was going to make a momentous announcement. तो टिल्लू के पिता और बाकी सभी लोग सोच में पड़ गए कि ये स्पेसक्राफ्ट आया कहाँ से होगा, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में उनके ग्रह के अलावा तो कहीं जीवन है ही नहीं।
तो फिर ये कहाँ से आया होगा? टिल्लू के पिता ने याद किया कि उनके पूर्वजों ने काफ़ी विकसित अंतरिक्ष प्रोग्राम बनाया था, जिसमें उन्होंने मैन्ड या अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजकर दूसरे ग्रहों में जीवन है कि नहीं ये पता लगाने की कोशिश की थी। वर्तमान में ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के कारण कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था और वे लोग केवल अपनी सहूलियत से दूर से ही ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो ये अजनबी फिर है कौन? सेंट्रल ब्यूरो में जो कॉन्फ्रेंस रूम है वो इस वक्त इतना शांत था कि बाहर से वो बिल्कुल खाली लग रहा था, जबकि ऐसा था नहीं, वो तो खचाखच भरा हुआ था। मगर सभी सदस्य जो थे वो चुप थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल ब्यूरो के, वो कुछ अहम घोषणा करने वाले हैं। ये देखते हैं क्या थी वो घोषणा। Colleagues, I will give you the report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. The President paused to get his papers in order and then continued. 2 spacecraft are approaching us. One is in fact orbiting our planet, while the other is still far away. We guess that they are coming from our neighboring planet. How should we react? Number 1, your views please. तो प्रेसिडेंट ने अपने सभी सहयोगियों को संबोधित किया। उन्हें बताया कि उन्हें उन स्पेसक्राफ्ट के बारे में कुछ सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि 2 स्पेसक्राफ्ट हैं जो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। उनमें से एक जो है वो ऑलरेडी हमारे ग्रह के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, जबकि दूसरा अभी दूर है और शायद वो हमारे किसी पड़ोसी ग्रह से आए हैं। तो इस बारे में हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? और फिर उन्होंने अपने एक सहयोगी से उसके बारे में पूछा और सहयोगियों को वो नंबर से संबोधित कर रहे थे। तो पहले वाले से उन्होंने पूछा जो नंबर 1 था। Number 1 was in charge of defense. He was known for his courage and wisdom. Sir, if we wish, we can totally destroy these spacecrafts with our missiles. But that won't make us any wiser. We do not have the capacity to render these craft unoperational in space. But should they land, we can render them ineffective anytime we choose. Our reports say that they do not contain living beings. They only have instruments. तो नंबर 1 जो था वो सुरक्षा का इंचार्ज था और अपने साहस और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। उसने कहा कि अगर हम चाहें तो अपने मिसाइल्स से इन स्पेसक्राफ्ट्स को हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा और हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इन्हें अंतरिक्ष में ही रोक दें। पर एक बार अगर ये हमारे ग्रह पे उतर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, तो हम इनका ऑपरेशन जब चाहें रोक सकते हैं। हमारी सूचना के अनुसार इसमें कोई जीवित प्राणी नहीं है, केवल कुछ उपकरण हैं। Number 2, your opinion please. The president asked the scientist on the committee.
अब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नंबर 2 से उसकी राय मांगी। नंबर 2 साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। I recommend non-interference and passive observation. Since we do not know the power of the senders of these spacecraft and we are still in the dark about their intentions, it is wise not to reveal our existence. If we destroy these spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence. तो वो जो साइंटिस्ट थे नंबर 2, उन्होंने बताया प्रेसिडेंट को कि मैं तो दखल ना देने और दूर से ही इन स्पेसक्राफ्ट पे नज़र रखने की बात करूँगा, इसी के पक्ष में हूँ। अभी तक हमें इनको भेजने वालों की ताकत और उनके इरादों के बारे में पता नहीं चला है, और साथ ही उन लोगों को भी हमारे बारे में नहीं पता कि हमारा कोई अस्तित्व है, इस ग्रह पे लोग रहते हैं, ये उनको भी शायद जानकारी नहीं है। तो अगर हम उन स्पेसक्राफ्ट को नष्ट करेंगे या उनका ऑपरेशन रोकेंगे तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, जो कि बुद्धिमानी नहीं होगी। The president looked at number 3, a social scientist. He rarely agreed with number 2, but this was one of those rare occasions when he did. I agree with number 2, sir. In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. Fortunately, our surface conditions do give that impression. तो अब अध्यक्ष ने नंबर 3 से पूछा। वो एक सोशल साइंटिस्ट था, एक सामाजिक वैज्ञानिक था, और वो कभी कभी ही नंबर 2 की राय से सहमत होता था, और इस बार वो उससे सहमत था। तो नंबर 3 ने कहा कि मैं नंबर 2 से सहमत हूँ, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमें अपनी सारी गतिविधियाँ जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर करनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि इस ग्रह पे कोई जीवन नहीं है, और जो हमारे ग्रह के अभी हालात हैं उससे तो ये लग ही जाएगा कि यहाँ पे कोई जीवन नहीं है। Before the president could speak, his personal telephone rang. He lifted the receiver and listened quickly for a minute. Colleagues, he announced, the first spacecraft has landed. अब उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। प्रेसिडेंट ने रिसीवर उठाया और सुना, और फिर उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि जो पहला स्पेसक्राफ्ट है वो हमारे ग्रह पे लैंड कर चुका है। चलिए अब हम इस भाग के भी कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई वॉज everyone in the control room greatly excited? कंट्रोल रूम में हर कोई इतना उत्साहित क्यों था? इसका उत्तर है everyone in the control room was greatly excited as they had spotted a dot, comma, in an otherwise clear background, comma, on the big TV screen, which they thought could be a spacecraft, full stop. कंट्रोल रूम में हर कोई इतना उत्साहित इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने बड़े टीवी स्क्रीन पर एक डॉट, एक बिंदु दिखा था, और बाकी का पूरा जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, वो बिल्कुल साफ था, और उन लोगों को लगा कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। Number 2, was the spacecraft manned or unmanned? How do you know it? क्या स्पेसक्राफ्ट में कोई मानव था या नहीं,
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं? इसका उत्तर है द spacecraft was unmanned. Full stop. Number 1 had told the president that according to their reports, comma, the spacecraft, full stop. Number 1 had told the president that according to their reports, comma, the spacecraft did not contain any living beings, full stop. It only had instruments, full stop. तो वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो अनमैन्ड था, यानी उसमें कोई मानव नहीं था। और नंबर 1 ने अध्यक्ष को बताया था कि उनकी सूचना के अनुसार स्पेसक्राफ्ट में कोई जीवित प्राणी नहीं है, केवल उपकरण हैं। Question 3. What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? नंबर 1 और नंबर 2 के क्या सुझाव थे उस स्पेसक्राफ्ट के लिए? आंसर: नंबर 1 suggested that they could destroy the spacecraft with their missiles, comma, but they did not have the capacity to render those spacecrafts unoperational in space, full stop. However, comma, if they landed, comma, they could render them ineffective anytime they chose, full stop. तो नंबर 1 का सुझाव था कि वो जब चाहें उन स्पेसक्राफ्ट्स को नष्ट कर सकते हैं अपने मिसाइल्स के द्वारा, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि उन्हें अंतरिक्ष में ही अनऑपरेशनल कर दिया जाए, यानी उनका काम रोक दिया जाए। पर एक बार वो ग्रह पे उतर गए तो फिर उन्हें कभी भी वो इनइफेक्टिव कर सकते हैं, उनका काम रोक सकते हैं। Number 2, on the other hand, suggested, comma, non-interference and passive observation, since they knew nothing about the power of the senders or their intentions. Full stop. He did not want to reveal that life existed on this planet. Full stop. But if the spacecrafts were destroyed or rendered ineffective, comma, the senders would know about their existence. Full stop. नंबर 2 का सुझाव था कि वो दूर से ही उस पे नज़र रखें, उन एयरक्राफ्ट्स पे नज़र रखें और उनके काम में कोई दखल ना दें, क्योंकि उन्हें भेजने वालों की ताकत और नीयत दोनों का ही पता नहीं था। और अगर वे उन स्पेसक्राफ्ट को नष्ट करते हैं या उनका काम रोकते हैं तो दूसरे ग्रह वालों को पता चल जाएगा कि इस ग्रह पे लाइफ है, जीवन है, लोग रहते हैं, तो ये सही नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले फिर से हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। टिल्लू accompanies his father to the control room. टिल्लू अपने पिता के साथ कंट्रोल रूम जा आता है। In his excitement, he presses the all-important red button on the panel and the mechanical hand from the alien spacecraft stops working. तो अपने अति उत्साह में वो पैनल का
महत्वपूर्ण लाल बटन दबा देता है और स्पेसक्राफ्ट का जो एलियन हैंड है, जो एलियन हाथ है, वो काम करना बंद कर देता है. द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट. उस मशीनी हाथ को फिर से एक्टिवेट किया जाता है पर उस ग्रह में जीवन के कोई चिन्ह नहीं मिलते. It was a red letter day in Tillu's life, the day he was waiting for. For his father had at last taken him to the control room. From here, he could see the alien spacecraft on his TV screen. What a funny looking thing, Daddy. What does it contain? Tillu asked. तो टिल्लू के जीवन का वो एक खास दिन था, क्योंकि जिस चीज़ का वो हमेशा से इंतज़ार कर रहा था वो उस दिन उसे मिल गई. और वो क्या था? उस दिन टिल्लू के पिता उसे अपने साथ कंट्रोल रूम ले गए थे, जहाँ से वो उस स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन पे देख सकता था. उसने पिता से कहा कि ये कितनी विचित्र चीज़ है, इसमें आखिर है क्या? His father shook his head. Can't say for sure. We are only allowed to observe it from far, but we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. Tillu looked at them wistfully. तो जब टिल्लू ने पूछा कि उस स्पेसक्राफ्ट में क्या है, तो उसके पिता ने सर हिलाते हुए कहा कि अभी यकीन से हम कह नहीं सकते कि इसमें क्या है, क्योंकि हमें इसे दूर से ही ऑब्जर्व करने की इजाज़त है, पर हम इसके सभी हिस्सों को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये कोई शरारत करता है तो हम अपनी ताकत का भी इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके पिता ने टिल्लू को एक पैनल दिखाया जिस पे रंग बिरंगे बटन्स लगे थे. टिल्लू ये सब देखकर बहुत ही उत्साहित था. Look, it's up to something, Daddy. Tillu suddenly noted some movement in the spacecraft. Others in the control room saw it too. All eyes were now glued to the screen. टिल्लू ने अचानक देखा कि उस यान में कुछ हरकत हुई. उसने अपने पिता से कहा कि डैडी देखो, वहाँ पे कुछ हो रहा है. बाकी लोगों ने भी देखा. अब सबकी नज़रें स्क्रीन पे थीं. A mechanical hand was emerging from the spacecraft. It was approaching the surface of the planet. It bent and touched the soil. What was it up to? People crowded towards the screen for a closer look. The telescopic lens of the TV camera zoomed in to the tip of the mechanical hand. तो सबने देखा कि स्पेसक्राफ्ट से एक मशीनी हाथ बाहर आ रहा था और वह ग्रह की सतह की तरफ बढ़ रहा था. वो हाथ झुका और उसने वहाँ की मिट्टी को छुआ. लोग टीवी स्क्रीन के और नज़दीक आकर देख रहे थे कि वो हाथ आखिर करना क्या चाह रहा है. तो कैमरे पे जो टेलीस्कोप लगा हुआ था उसको जूम किया गया ताकि वो उसकी उंगलियों की टिप्स को देख सके. सभी लोग
टीवी स्क्रीन के और भी ज़्यादा पास आ गए थे। टिल्लू was staring at the control panel and its attractive buttons. An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. There was a shrill whistle, and Tillu found himself the center of attraction. His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position. But the damage was done. The mechanical hand from the spacecraft ceased to work. टिल्लू जो था वो उस कंट्रोल पैनल और उस पर लगे रंग बिरंगे बटन्स की तरफ देख रहा था जो उसे बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने लाल बटन को दबा दिया। अचानक उसे एक तेज़ सीटी की आवाज़ आई और उसने पाया कि सब उसे ही देख रहे हैं। उसके पिता ने उससे झटके से एक तरफ किया और लाल बटन को पहली वाली स्थिति में ले आए, पर जो नुकसान होना था वो हो चुका था। स्पेसक्राफ्ट से जो वो मशीनी हाथ बाहर आया था, लाल बटन के दबने से उसने काम करना बंद कर दिया था। At a press conference held by NASA, a scientist was briefing the world press. Everything has been going on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch. The mechanical hand, which was to dig out the Martian soil for examination, has developed a malfunction. We don't know the cause, but our technicians are confident they'll sort it out. तो इस तरफ तो वो लाल बटन दबने से मशीनी हाथ ने काम करना बंद कर दिया। दूसरी तरफ नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें दुनिया के पत्रकार आए थे और एक वैज्ञानिक जो था वो उन्हें बता रहा था कि वाइकिंग मिशन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक छोटी सी अड़चन है। जो मशीनी हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी का परीक्षण करने वाला था वो काम नहीं कर रहा। हमें कारण तो नहीं पता चला है, लेकिन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो जल्द ही सब ठीक कर देंगे। And shortly afterwards, there was another press release from NASA. The mechanical hand is working again, thanks to the efforts of our technicians. Soil samples are being collected and examined. Soon, we will know the answer to the question whether there is life on Mars. Life on Mars? Of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life on Mars, but they were in for a disappointment. The Viking mission found no signs of life on Mars. कुछ समय बाद नासा ने एक और बयान जारी किया कि वो जो मशीनी हाथ था वो फिर से काम कर रहा है। हमारे टेक्नीशियंस को धन्यवाद। अब मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं और उनकी जांच भी की जा रही है।
जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि मार्स पे जीवन है या नहीं। मार्स पे जीवन, क्योंकि पूरे सौर मंडल में मंगल ग्रह ही है जो पृथ्वी के नज़दीक भी है और वहाँ की जो भूगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भी कुछ कुछ पृथ्वी की तरह हैं। इसलिए वाइकिंग मिशन के जो वैज्ञानिक थे उनको पूरी उम्मीद थी कि वे मंगल ग्रह पे जीवन खोज लेंगे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वाइकिंग मिशन को मार्स पर जीवन के कोई निशान नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, टिल्लू और उसके पिता और वो सारे जो वासी थे वो मंगल ग्रह पे रहते थे और वो जो मशीनी हाथ निकल के आया था वो पृथ्वी द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में से निकला था। वाइकिंग मिशन और जो नासा के वैज्ञानिक थे वो लोग जानना चाह रहे थे कि मार्स पे जीवन है या नहीं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी थी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर और इसके लेखक हैं जयंत नार्लिकर। चलिए अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू डू? आपको क्या लगता है कि वो मशीनी हाथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसका उत्तर है द मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट the samples of the soil from the planet for examination. Full stop. वो मशीनी हाथ जो था वो मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर रहा था जांच के लिए। Question number 2, Tillu pressed the red button and the damage was done. What was the damage? टिल्लू ने वो लाल बटन दबाया और नुकसान हो गया। तो वो नुकसान क्या था? The damage was that the mechanical hand from the spacecraft stopped working. वो नुकसान ये था कि स्पेसक्राफ्ट से जो मशीनी हाथ बाहर आया था उसने काम करना बंद कर दिया था। Question number 3, Where had the spacecraft come from? वो spacecraft कहाँ से आया था? The spacecraft had come from the Earth. इसका उत्तर है कि वो spacecraft पृथ्वी से आया था। Question 4, On which planet do Tillu and his parents live? टिल्लू और उसके माता पिता कौन से planet पे रहते हैं? Answer, Tillu and his parents live on Mars. वे मंगल ग्रह पे रहते हैं। अब exercises. Discuss the following topics in groups. समूह में चर्चा करो। पहला है, if you had to live in a home like Tillu's, what parts of life would you find most difficult? What compensations might there be? अगर आपको टिल्लू के घर जैसे घरों में रहना पड़े तो जीवन के कौन से हिस्से आपको सबसे कठिन लगेंगे और उनके लिए क्या कॉम्पनसेशन हो सकता है, उनके लिए क्या मुआवजा हो सकता है? आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। वैसे ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं ये आप अपने इमेजिनेशन से भी लिख सकते हैं, पर जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। If I had to live in home like Tillu's, I would really find living underground in artificial conditions as most difficult, because there would be no freedom and
no natural light and warmth of the sun. Full stop. The only compensation for such a home could be superior technology that would provide controlled light and heat as well as security. Full stop. तो अगर मुझे टिल्लू के घर जैसे घर में रहना पड़े तो मुझे अंडरग्राउंड में रहना, वो भी आर्टिफिशियल परिस्थितियों में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगेगा क्योंकि कोई आज़ादी नहीं होगी वहाँ पे और साथ ही प्राकृतिक लाइट और गर्माहट जो सूरज से हमें मिलती है वो भी नहीं होगी। और इसका कॉम्पनसेशन सिर्फ यही हो सकता है कि हमारे पास बहुत उच्च तकनीक होगी जो हमें लाइट और हीट भी देगी और उसके साथ साथ सुरक्षा भी। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। What if anything might drive mankind to make their homes underground? इंसानों को ज़मीन के नीचे घर बनाने के लिए क्या चीज़ें मजबूर कर सकती हैं? इसका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, lack of natural resources may destroy the life on the surface of the earth and drive mankind to make their homes underground. ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट में ऋतुओं में जो बदलाव होते हैं वो, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी कमी, इन सब से क्या होगा? पृथ्वी की सतह पे जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा इन सब की वजह से, और इंसान को फिर ज़मीन के नीचे घर बनाने पे मजबूर होना पड़ेगा। नंबर 3, डू यू थिंक देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स? क्या आपको लगता है दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है? कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर मे बी ऑन देम? आपको क्या लगता है अगर वहाँ पे जीवन है तो वहाँ पे किस तरह के लोग होंगे? इन व्हाट वेज आर दे लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम अस? और वो हमसे किस तरह से अलग होंगे? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। Our scientists are trying to find out if there is any life on other planets in the solar system. So far, they have sent spacecrafts to Venus and Mars. Full stop. Mars has been explored more as its composition is similar to that of Earth. Full stop. They have collected and examined the samples of its soil and taken snapshots. Full stop. But they have not found any definite proof of life. Full stop. The kind of people, if they exist at all on any other planet, may be somewhat different from us. Full stop. They may have a different method of communication and they must have adapted to their environment. तो हमने उत्तर दिया है कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पे जीवन के प्रमाण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने वीनस और मार्स पे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। मार्स पे थोड़ा ज़्यादा हमने खोज की है क्योंकि वो कॉम्पोजिशन में हमारे उसकी जो बनावट है वो काफ़ी कुछ पृथ्वी की तरह है।
वहाँ के मिट्टी के नमूने लिए गए हैं, चित्र लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कोई जीवन है या नहीं। तो अगर दूसरे ग्रहों में लोग होंगे भी तो वो हमसे कुछ अलग ही होंगे। हो सकता है उनके बातचीत का जो तरीका हो वो हमसे अलग हो, और वो भी जैसे हम अपने जो हमारे प्राकृतिक वातावरण है हम उसके अनुसार ढल जाते हैं, तो उनके ग्रह पे भी जैसा प्राकृतिक वातावरण होगा वो लोग भी उसी के मुताबिक ढले हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। I hope you have enjoyed this chapter. Thank you.